एक बच्चे को 99% आए, एक बच्चे को 50% आए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो दोनों बच्चा है उसका कैलिबर अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, तो डेफिनेटली वो अलग अलग रिजल्ट आएगा। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इस एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो कौन कौन सी? यू आर सेइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट कि मार्क्स को छोड़ो और सीखो, जो आपका टैगलाइन है। तो सर वी वांट टू नो कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्क्स को छोड़ो और सीखो सर। मार्क्स होते हैं ना, वो एक्चुअली बाई प्रोडक्ट है। स्किल इज इम्पोर्टेंट कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका कॉग्निटिव दैट मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए। देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट दैट मीन्स स्पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर सर एज अ स्कूल हम बात करें तो मतलब मोस्ट ऑफ स्कूल का यही रहता है कि यहाँ पे आप अपने बच्चे को भेजिए, यहाँ पे हम इतने मार्क्स दिलवा देंगे, आपका बच्चा स्मार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपटीशन में आप कैसे सर्वाइव करते हैं? मतलब आप पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करते हैं? सो पॉइंट हमारा ये है कि बच्चा अपनी स्कूल में जो भी पढ़ रहा है वो टेंशन फ्री होना चाहिए, प्रेशर फ्री होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से पढ़ना चाहिए, एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें स्कूल में बच्चे को आने के लिए इच्छा हो। अभी तो क्या चल रहा है पता है कि बच्चे की एग्जाम चल रही है बट पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं। एग्जैक्टली राइट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसे पर्सन के साथ बात करने वाले हैं कि जिनकी स्कूल में एवरीडे तो बच्चों को स्कूल जाना पसंद ही है, उनको संडे को भी स्कूल जाना होता है। इस स्कूल के बच्चों को कोई एग्ज़ाम का डर ही नहीं है। एग्ज़ाम का डर, यहाँ पे तो एग्ज़ाम ही नहीं है। आप बोलोगे कि ऐसा कौन सा स्कूल है, तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा स्कूल है। तो हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर मेहुल बापोद्रा, जो कि है की पर्सन, डायरेक्टर एंड ट्रस्टी ऑफ सरस्वती स्कूलिंग सिस्टम। Sir, welcome to our podcast. Thank you. And we are very glad to have a conversation with you, sir. Yeah. So मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, शायद आपको कई लोगों ने पूछा होगा कि इतने सारे फील्ड्स होने के बावजूद भी एजुकेशन फील्ड ही क्यों? What is your motivation behind establishing a school, sir? Okay, two question you have asked me. दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई आई चोजन द एजुकेशन फील्ड। Yes, exactly. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जितने भी फील्ड है दुनिया में, वो सब भी फील्ड में जितने भी फील्ड है वो सभी फील्ड एक्चुअली एजुकेशन में से ही बने हुए हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव थॉट ऑफ। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट वाई आई एम इन एजुकेशन फील्ड, वाई आई ओपन द स्कूल एंड ऑल दिस थिंग, राइट। Yes, sir. तो जब मैं 12th में पढ़ता था और 12th में पढ़ता था, उसका एक रिज़ल्ट जनरली हमारा आता होता है। और जब भी रिज़ल्ट आता है ना, तब मेरे को जो मैं देखता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता था उस टाइम पे भी कि एक बच्चे को 99% आए, एक बच्चे को 50% आए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो दोनों बच्चा है उसका कैलिबर अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, तो डेफिनेटली वो अलग अलग रिजल्ट आएगा। नाउ हम क्या करते हैं एज ए सोसाइटी, हम उसको अलग तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो 99 आया वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पर्सन वही है, आदमी भी अच्छा है, एवरीथिंग मीन्स 99। आई डिडंट मीन दैट कि 99 वो बुरा है, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है कि 99 मीन्स एवरीथिंग। बट जो 50% जिस बच्चे को आए हैं उसको हम कैसे देखते हैं कि ये तो डम्ब है, उसको कुछ आता नहीं है, ये लाइफ में कुछ करेगा नहीं। सो यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अपने आप। सो जब भी ये चीज़ मैं देखता था 12th में, मैं खुद एज ए स्टूडेंट, तो मे बी आई फेल्ट पेन कि ये कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। सो एट दैट टाइम वी हैव डिसाइडेड कि वी विल डू समथिंग इन एजुकेशन, एंड एज ए पार्ट ऑफ दैट आई हैव ओपन द स्कूल। दैट्स अ स्मॉल जर्नी। यस सर। तो सर आप इस फील्ड में कब से हैं, मतलब आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2003, 2003 से है, और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में थे हम, एंड देन 2014 ऑनवर्ड्स वी ओपन द स्कूल, राइट। सो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स यू कैन से दैट। सर हम ना कई लोगों के पर्सपेक्टिव से हमारी एजुकेशन सिस्टम को लेके बातें सुनते हैं। सो एज अ एजुकेशनिस्ट, और आप कई साल से इस फील्ड में हैं, आप एक स्कूल भी रन कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इस एजुकेशन सिस्टम में क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो कौन कौन सी? ओके मैं इसको ऐसे तरीके से रखूँगा कि अगर आप कोई कंपनी की बात करो, कोई भी कंपनी लो, सपोज ऑटोमोबाइल्स कंपनी की बात करें, तो हर एक कंपनी में जो भी कंपनी होती है उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, राइट। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो उसमें चेंजेस बहुत कम हो रहे हैं। दैट इज़ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ अ
यू कैन से दैट के काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसको हमको सही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ है वो परफेक्ट नहीं भी है। अभी भी जो सिस्टम चल रही है दैट इज़ ओनली अ मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम वी हैव, वी डोंट हैव एनी अदर सिस्टम। तो मेरे को लग रहा है कि स्किल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके सो दैट इज़ वन चेंज विच आई सजेस्ट। सर, आप गली मोहल्ले में चले जाइए या फिर रोड्स पे होर्डिंग्स लगे होते हैं कि यहाँ पे 99% आपके बच्चों को आएंगे, आप प्लीज़ अपने बच्चे को इधर पढ़ने के लिए भेजिए। और इस माहौल में यू आर सेइंग एग्जैक्टली ओपोजिट कि मार्क्स को छोड़ो और सीखो, जो आपका टैगलाइन है। तो सर वी वांट टू नो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्क्स को छोड़ो और सीखो सर। ओके, लेट मी लिटिल बिट क्लियर अबाउट इट। मार्क्स को छोड़ो और सीखो, उसका मीनिंग ये नहीं है मगर मार्क्स को कंसीडर ही नहीं करना है। मेरा पॉइंट ये है कि मार्क्स को ही नहीं कंसीडर करना पड़े, सिर्फ मार्क्स को ही नहीं फोकस कीजिए, बट जो स्किल्स होती है उस पर हमको फोकस करना चाहिए। हमारा अभी का फोकस क्या है एजुकेशन सिस्टम का कि जिसमें मार्क्स को ही कंसीडर हम करते हैं, हम स्किल्स को करते ही नहीं हैं। मार्क्स आने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मार्क्स होते हैं ना, वो एक्चुअली बाई प्रोडक्ट हैं। स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपकी स्किल्स है, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कोई भी कंटेंट की, तो डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स। सो आवर फोकस इज दैट मोर टुवर्ड्स द स्किल्स, नॉट द मार्क्स। ओके, उसका भी एक रीज़न है, मेरे एंगल से देखो तो एक रीज़न है कि जो हमारी एग्ज़ाम होती है वो कैसे है, वो एक्चुअली मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम होती है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपने लर्न किया और दूसरे दिन आपको पेपर में लिखना है, तो दैट इज़ अ मेमोरी बेस्ड exam which we are conducting, right? And from that we are getting the marks. तो उसका मीनिंग क्या है कि हमको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो मेमोरी बेस पे मिल रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन द स्किल्स। देर आर सर्टेन अदर एरिया कि जहाँ स्किल्स होगी और उसमें से अगर हम उसको एनालिसिस करके उसको कुछ वर्क करते हैं तो वो अलग बात होगी। सो दैट इज़ द रीज़न। सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से इस टैगलाइन को एक्सप्लेन किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप इस टैगलाइन का जो कि मार्क्स को छोड़ो और सीखो है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज़ रियली नाइस क्वेश्चन, आई कैन से दैट। द रीज़न इज़ दैट जनरली सब बड़ी बड़ी बात होती है कि हमको ये करना चाहिए एजुकेशन में, वो करना चाहिए, और यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोस है जिसमें इसके बारे में बहुत बात होती है। बट चीज़ इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स हर एक चीज़ को ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए, बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तभी इसका इम्पोर्टेंट रहेगा। सो व्हेन वी थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि मार्क्स को छोड़ो और सीखो, तो ये कागज़ पे ना रह जाए और एक्चुअली आपको ग्राउंड पे ये दिखाई देना चाहिए। सो एज ए पार्ट ऑफ दैट हमने इसको बहुत बारीकी से उसमें वर्क किया है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आपको पहले जनरल वे में आपको समझाता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिफरेंट विथ एन एग्जाम्पल। जैसे देखा जाए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड होता है उसमें जो भी कोई सब्जेक्ट होता है उसका हम कंटेंट को डिसाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है उसमें से हम निकालते हैं लर्निंग आउटकम्स, मीन्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर व्हाट स्टूडेंट विल लर्न, स्टूडेंट को या बच्चे को क्या आना चाहिए और उसका एप्लीकेशन के साथ क्या कनेक्शन है। दैट मीन्स उसको जो भी वो पढ़ा है, जो भी उसने लर्न किया है, उसको लाइफ में यूज़ करना आना चाहिए। दैट इज़ अवर रिक्वायरमेंट। सो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, द लर्निंग आउटकम टू टेक आउट फ्रॉम द यू कैन से दैट कंटेंट। द सेकंड पार्ट होता है लर्निंग आउटकम के बाद कि लर्निंग आउटकम में कोई चीज़ लिखी है तो उसको मेज़र तो करनी पड़ेगी ना, चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये बच्चे को आया है या नहीं आया है। अब उसका दो तरीके हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से देखा जाए तो एक तरीका होता है जिसमें बच्चों को पेपर थमा दो हाथ में, वो लिखता जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। हियर आवर स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट। यहाँ क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम हमने निकाला है पर्टिकुलर चैप्टर का या पर्टिकुलर टॉपिक का, उसका हम एक उसकी एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद बच्चों को 1 by 1 सिंगल पर्सन ऐसे उसको टॉक करते हैं, उसके साथ उसको परफॉर्म करवाते हैं बच्चों को, और उसमें से हम मेज़र करते हैं कि बच्चों को ये टॉपिक आया या नहीं आया। तो उसका एक शीट तैयार होता है जिसमें लिखा होता है कि सपोज से फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। सपोज ये एग्जांपल है, तो उसमें अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर पाया है तो उसमें आएगा यस। अगर आधा आया उसको तो लिखेंगे पार्शियली यस, अगर नहीं आया तो उसको हम लिखेंगे नो। सो दिस इज़ अ वे वी जनरली ये सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट किया है। नाउ लेट मी टेक वन मीन्स एग्जाम्पल सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट। अगर एक टॉपिक का नाम है इंग्लिश सब्जेक्ट में एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव टॉपिक है, उसको अगर ट्रेडिशनल मेथड में हम बात करें तो हम कैसे करेंगे कि हम बोलेंगे डिफाइन
एन एडजेक्टिव, डिफाइन एडजेक्टिव करो, तो हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। बच्चे को डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होने वाला है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हम उसको डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, हम उसको बोलेंगे कि यू, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से हम बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। तो उसका एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा हमारा लर्निंग आउटकम ये होता है कि यू कैन से दैट के यूज ऑफ द एडजेक्टिव, उसका यूज करना आना चाहिए, रियल वर्ड में आना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज द एडजेक्टिव, राइट, इन पैराग्राफ और व्हाटएवर। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को एक कोई टॉपिक देंगे और उसको बोलेंगे इस टॉपिक को डिस्क्राइब करो विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव। तो वहां क्या हुआ, उसको आइडेंटिफाई करना भी आ गया, और दूसरा जो आइडेंटिफाई किया है उसके बाद उसको उस पैराग्राफ में सेंटेंस फॉर्मेशन में बनाने के लिए भी काम आया। जो ट्रेडिशनल मेथड थी उसमें तो एक ही चीज लिखी हमने, क्या, तो कि डिफाइन एडजेक्टिव मींस बच्चा डेफिनेशन लिखेगा। डेफिनेशन लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कहाँ आएगा, मेजर फर्क आएगा जब कोई भी बच्चा पैराग्राफ अपने आप सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएगा और उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट मींस एडजेक्टिव यूज करेगा, तब क्या होगा, तो उसको एक्चुअली आएगा। और वो क्या है, वो स्किल है अल्टीमेटली, उसको उसमें हेल्प होगा। या सो दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर सर एज अ स्कूल हम बात करें तो मतलब मोस्ट ऑफ स्कूल का यही रहता है कि यहाँ पे आप अपने बच्चे को भेजिए, यहाँ पे हम इतने मार्क्स दिलवा देंगे, आपका बच्चा स्मार्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो कि नहीं चलो इसी स्कूल में बच्चे को भेजते हैं। तो ऐसे कंपटीशन में आप कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब आप पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करते हैं? अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि मार्क्स को छोड़ो और सीखो, ऐसा लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं है। मार्क्स इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर आपको कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड या कि समझ में आ गया है तो अपने आप मार्क्स आने वाले हैं। हमारे बच्चे भी 99 स्कोर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं। पॉइंट इज दैट फोकस ऑन मोर ऑन द स्किल्स, नॉट ओनली ऑन द मार्क्स। नाउ अभी आपने बोला कि कैसे पेरेंट्स को आप ये समझाओगे या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हो। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब मार्क्स की बात आती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरेंट हो या कोई भी हो, वो सबसे पहला पॉइंट क्या करेगा बताएं, वो एक्चुअली कंपैरिजन और कंपटीशन का फॉर्म आएगा। सबसे पहले आएगा कंपटीशन का कि इसको इतना मार्क आया, इसको इतना मार्क आया, मींस कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट होगा वो बच्चा फील क्या करेगा, फियर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेशर, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू सो मेनी थिंग्स, यू नो दैट, राइट। सो कभी कभी इतना प्रेशर बढ़ जाता है तब बच्चा अपने आप को एक क्वेश्चन पूछता है कि वेदर आई एम एबल टू, वेदर आई एम कॉम्पेटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो वो क्वेश्चन आता है, अल्टीमेटली क्या होता है, वो सेल्फ डाउटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो काफ़ी इश्यू होना स्टार्ट होता है, राइट। एंड एक चीज़ माइंड में रखिए कि कोई एक बच्चा है वो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा है वो मैथ्स में अच्छा है, तो वी कैन नॉट कंपेयर। अगर कंपेरिजन करनी है तो सेम चीज़ की होनी चाहिए, सेम लेवल की होनी चाहिए, राइट। यू कैन नॉट कंपेयर टू चिल्ड्रन, बोथ आर डिफरेंट्स, राइट। दोनों बच्चे अलग हैं, दोनों का एबिलिटी अलग है, और कभी भी हमको जज नहीं करना चाहिए। जहां मार्क्स आएंगे वहां कंपैरिजन होगी, कंपैरिजन होगी तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली इट लीड्स टू सो मेनी थिंग्स। सो पॉइंट हमारा ये है कि बच्चा अपनी स्कूल में जो भी पढ़ रहा है वो टेंशन फ्री होना चाहिए, प्रेशर फ्री होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से पढ़ना चाहिए। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें स्कूल में बच्चे को आने के लिए इच्छा हो, आने के लिए वो सोचे। ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है, सपोज मैं आपको ही बोलूं कल एग्जाम है, अभी तो क्या चल रहा है बताएं कि बच्चे की एग्जाम चल रही है बट पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं, राइट। सो हियर आवर फोकस इज मोर टूवर्ड्स के बच्चों को और पेरेंट्स को एक ऐसी स्कूल हमारी इंस्टीट्यूशन से दे कि जिसमें बच्चा फ्री फ्रॉम टेंशन, फियर, जो भी वो कंपटीशन का माहौल उसमें से थोड़ा हट के अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करके अलग अलग फील्ड में काम करे। तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। सर अगर हम देखें तो अभी सभी लोग इसी कंपटीशन में हैं, मतलब मार्क्स वाले कंपटीशन में ही है, लेकिन एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट है वो स्किल है। सो सर आपका जो ये न्यू स्ट्रेटजी है या फिर जो आप न्यू मेथड लाना चाहते हैं वो बच्चों के करियर पे कितना असर करेगा या फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? हमारा जो प्रोसेस चल रहा है हम उसको एग्ज़ाम नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल असेसमेंट। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकल असेसमेंट में क्या होता है
कि हम काफ़ी चीज़ में कहीं टास्क देते हैं बच्चों को, जैसे ग्रुप में टास्क देते हैं, जैसे कि 4 बच्चे हैं उसको एक हमने टास्क दिया, अब टास्क देंगे तो उसमें क्या होगा, तो कि चारों बच्चों साथ में काम करेंगे, ये वो रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च किया दैट मीन्स दे आर फाइंडिंग, कुछ अपने आप ढूंढेंगे, तो क्या होगा, तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। तो दैट इज वन पॉइंट, द रिसर्च बेस पे जा रहे हैं, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम करने से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलोब्रेशन, वो आता है उसका, जो बोलते हैं ना कोलोब्रेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपनी में जाओगे तो 5 लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, राइट? तो तभी क्या होगा कि साथ में काम करने का जो तरीका होता है कब सीखेंगे, तो कि यहाँ से। तो अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कोलोब्रेशन आ रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आ रहा है। देखो उस एग्जाम में क्या होता है, ट्रेडिशनल एग्जाम में हम पेपर थमा देते हैं, बच्चा लिख के खत्म कर देता है, अभी इसमें तो उसको ऑप्शन ही नहीं है, कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं है बोलने का। यहाँ क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी में हमने कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, तो कम्युनिकेशन हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, कुछ पढ़ा उसमें से तो रीडिंग हुआ, कुछ डिस्कशन भी हुआ, तो ग्रुप डिस्कशन से तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ बाहर आती है। दूसरा, ये जो ग्रुप है उसमें जब डिस्कस करते हैं तो दे लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, right? Apart from that, when they are discussing, they will learn the listening, definitely, because वो सुनेंगे तभी समझेंगे तो प्रोसेस होगा। तो ये लिसनिंग का है। जब ये प्रेजेंट करेंगे तो वो होगा, कोई डेटा दिया है ग्रुप में और उसको बोलेंगे वर्क करो, तो उसमें एनालिसिस होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। सो इफ यू कंसीडर दैट, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, यू कैन से प्रेजेंटेशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, देयर आर सो मेनी स्किल यू कैन सी इन द प्रैक्टिकल असेसमेंट। अगर यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक पेपर थमा दो, उसमें तो राइटिंग ही करेंगे बच्चे, तो पॉइंट यहाँ से डिफरेंट होता है। ओके, नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू यू मैम, कि जब फ्यूचर में आप मार्केट में जाओगे तो सिर्फ लिखना आपको पूछने वाले हैं या कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। वन मोर थिंग, आपको ये पूछेंगे कि आपको मार्क्स कितने आए, या ये पूछेंगे कि आपको कोलैबोरेशन में आप काम करना आता है एज ए टीम, वो पूछेंगे। आपको प्रेजेंटेशन करना आता है, वो पूछेंगे। आपको पीपीटी बनाना आता है, वो पूछेंगे, राइट? सो सी, इफ यू सी माइन्यूटली, माइक्रो लेवल पर अगर देखो कि जब भी कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है तो उसको क्या चाहिए, आप सोचो। कम्युनिकेशन चाहिए, उसको कोलैबोरेशन चाहिए, उसको लिसनिंग एबिलिटी चाहिए, राइट? उसको प्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। तो दिस आर द फीचर्स। जब हम प्रैक्टिकल असेसमेंट लेते हैं, तब ग्रुप में जब हम टास्क देते हैं, तो जितना भी मैं स्किल्स बोला वो सब स्किल इसमें आ जाती है। बट इफ यू टेक द एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स, उसमें क्या करेंगे, 1 घंटा हुआ, उसमें 1 या 3 घंटे की एग्जाम ली, रिजल्ट आ गया, बात खत्म। उसमें बच्चे ने राइटिंग किया, उसमें आर्टिकुलेशन किया या इमेजिनेशन किया, दैट्स ओवर। बट ओवर हियर जो हमारी एक टेक्निक है प्रैक्टिकल असेसमेंट, जिसमें हम सिंगल भी वर्क करते हैं और एज ए ग्रुप में भी काम करते हैं, तो यहाँ जो काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में जब भी बच्चा, आपको बोल सकता हूँ कि जब भी वो फ्यूचर में ऐसे कंपनी में जाएगा तो एज ए एम्प्लॉई और एज ए एंटरप्रेन्योर, दोनों में से कोई भी उसका रोल हो, वो अच्छी तरह कर पाएगा। क्यों? तो कि वो सब स्किल यहाँ जो हम एक्टिविटी करवाते हैं उसमें हो रही है, अगर उधर देखो तो वो नहीं हो रही है। सो हियर अकॉर्डिंग टू मी जो हमारी सिस्टम है वो 110%, राइट, कि ये काम आने वाली है। सो अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि ये बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, तो आई डेफिनेटली से इट्स अ ब्राइट फ्यूचर। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को देखें, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर सीए है, कि मुझे कोई भी ऐसे प्रोफेशन में जाना है, तो अगर मैं इसका कोर्स ऑप्ट करती हूँ तो यही सिस्टम रहेगा कि पढ़ना है, मार्क्स आएंगे एंड देन मुझे रिजल्ट मिलने वाला है या फिर डिग्री मिलने वाली है, तो वही सिस्टम रहता है। तो इस सिस्टम में आपकी स्कूल के बच्चे कैसे कॉम्पीट करेंगे? सी, हम सिस्टम में ही है पहले तो, वो आप समझिए। हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो मोर कॉम्पिटेंट हो गए। द रीज़न क्या है, तो कि देखो ट्रेडिशनल मेथड में बच्चे एग्जाम का प्रेशर झेल रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, आप काफ़ी कुछ सुन रहे हो, तो उसमें वो प्रेशर है, उसमें वो फियर है। अगर असेसमेंट पैटर्न देखे तो उसमें किसी जाकर फियर ही नहीं है, किसी जगह का प्रेशर ही नहीं है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ पाओगे, अच्छी तरह पढ़ पाओगे? तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो प्रेशर फ्री एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली है कि वो यू कैन से दैट उसका टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा तो अच्छी तरह वो पढ़ पाएंगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया है तो डेफिनेटली दे ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स। हमारे बच्चे जितने हैं वो कॉम्पिटेंट भी है, और यू कैन से दैट कंसिडर द स्किल्स, उसमें भी एबिलिटी है और उसके साथ साथ मार्क्स भी अच्छे लेके आ रहे हैं। सो इट डजंट मीन दैट कि ये सिस्टम है तो मार्क्स नहीं आएंगे।
मैं तो बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो 600 के अब जाते हैं नीट में, तो इट इज़ पॉसिबल। आपने जैसे कि अभी बात की कि आपके स्कूल में स्किल पे फोकस किया जाता है बच्चों की, या फिर पर्टिकुलर बच्चा कौन सी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अभी ना पेरेंट्स के ना दिमाग में कोई से प्रोफेशन ना फिक्स होते हैं कि बच्चे को यही पढ़ाना है, इसी फील्ड में भेजना है। तो अगर बच्चा उसके अंदर अगर कोई डिफरेंट स्किल है, या उसको जो ये फिक्स फील्ड नहीं है उससे कोई डिफरेंट फील्ड में जाना है, तो पेरेंट्स को कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए सर? वेरी सिंपल थिंग कि पहली बात कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, वो हमको समझना पड़ेगा। हर एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर एक पर्सन सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। वी शुड बी क्लियर फ्रॉम आवर साइड। अभी क्या होता है, हम किसी बाजू वाले के अपने नेबर जो भी होते हैं उसको देखते हैं, उसका बच्चा क्या बना तो डॉक्टर, तो चलो वो हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाओ। बाजू वाले का बच्चा है इंजीनियर है, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो उसको इंजीनियर बनाओ। अभी पॉइंट ये है कि आपके बच्चे में जो बच्चा है उसकी एबिलिटी सपोज स्पोर्ट्स में है, वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट। हाँ, पढ़ाई करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रूटीन में काम आ सकता है। पढ़ाई मीन्स व्हाट, मेरे हिसाब से रीडिंग करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस आना चाहिए, उसके सिवा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो भी सब्जेक्ट में आता है वो कंटेंट है, उसको मगअप करके आप क्या करोगे, राइट। सो हियर माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि जितने भी बच्चे हैं उसकी खुद की एक कोई बोल सकते हैं कि उसका कुछ होता है माइंड में कि मेरे को ये करना है, तो उस फील्ड के लिए उसको यू कैन से स्टेज देना चाहिए। हमारा फोकस अभी क्या रहता है, सबको एक ही चीज़ में डालो, एक ही पिंजरे में डालो, वो है एग्जाम, वो है मार्क्स, और उसको एक ही जैसा बनाओ, जैसे कि सबको डॉक्टर ही बनाओ, सबको इंजीनियर ही बनाओ। तो ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो सर आप अपनी स्कूल में बच्चों के जो ये डिफरेंट टैलेंट रहे उनको स्टेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर बच्चे अपने अंदर का ये टैलेंट एक्सप्लोर करें, तो उसके लिए आप अपने स्कूल में क्या करवाते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्या करना है। सो इन द प्राइमरी लेवल वी प्रोवाइड द ऑल दिस थिंग, आर्ट है, क्राफ्ट है, ड्राइंग है, डांस है, ड्रामा है, राइट। ये जितनी भी चीज़ है उसमें हम एक एक्सपोजर देते हैं। वो एक्सपोजर में हर एक चीज़ में को बोल सकते हैं 3 मंथ का या 4 मंथ का या 6 मंथ का एक स्लॉट होता है, जिसमें हम बच्चे जाते हैं, उसमें से जो बच्चे को जो अच्छा लगता है वो चूज़ करता है, एंड देन वी सब्सिक्वेंट उसमें स्टेज हम देते जाते हैं, और बड़े बड़े स्टेज देते हैं जिसमें बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिसमें उसने ड्रामा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर एक बच्चा अलग होता है, एक दूसरे जैसा नहीं बनना चाहिए, और सब लोग एक जैसे बनेंगे तो होगा क्या, वो सोचो आप, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टेक्निकली। सर कई बार बच्चे और जो पेरेंट्स होते हैं ना उनके बीच में ना क्लैशेस होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को लेके। सो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रही वो बच्चे के स्टडी में भी कैसे काम आती है और कितनी इम्पोर्टेंट होती है, उसके बारे में समझाइए सर। सी मेरे हिसाब से पहले तो जो बच्चा होता है ना उसको हम कैसे देखते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका कॉग्निटिव दैट मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट दैट मीन्स स्पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये 6 डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सब चीज़ में उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा, तब सब ये चीज़ जितनी भी है वो डेवलप होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने बोला कि भाई को करिकुलर एक्टिविटी, तो उसके लिए स्पोर्ट्स है तो उसको हम स्पोर्ट्स देते हैं। हमारे पास एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड बैगलेस डे, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को पूरा दिन बैग लेके आना ही नहीं है, बैग लेके आना ही नहीं है, लेट देम एंजॉय, एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। अगर कोई बच्चा एंजॉय कर रहा है तो उसमें गलत प्रॉब्लम क्या है, वो भी है राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि जितने भी 6 डेवलपमेंट है, मैंने जितना भी बोला वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये जितने भी डेवलपमेंट है ना उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, उसमें एक भी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होना तो प्रॉब्लम होगा प्रोफेशनल लाइफ में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि किसी की लैंग्वेज अच्छी है दैट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी का ब्रेन बहुत अच्छा है, राइट, बट उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो कितना प्रॉब्लम पड़ेगा। वो 99% भी लेके आएगा सपोज, यस और नो, राइट, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, यस और नो, बट कहीं उसको 99% लेने थे बट उसको 97% बाई मिस्टेक आ गए या किसी भी रीज़न से आ गए, तो वो बच्चा क्या करेगा, गुस्सा करेगा, रोएगा।
तो ये इमोशनल डेवलपमेंट उसका नहीं है। पॉइंट ये है, इमोशनल डेवलपमेंट का मीनिंग ये भी होता है कि कोई भी सिचुएशन में कोई भी अपना बच्चा हो वो स्टेबल रह सके माइंड से, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी फील्ड में जाएगा, मार्केट में जब जाएगा, तब ऐसी सिचुएशन काफ़ी बार आएगी। तो इसमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल कम अंडर द इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे माइंड में यही होना चाहिए। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका सपोज ब्रेन भी अच्छा चल रहा है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अच्छा है, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी है, आपका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा है, बट आपका बॉडी काम नहीं कर रहा, तो दैट इज कम अंडर द विच डेवलपमेंट, तो कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है नहीं, आपकी 3 चीज अच्छी है, 4th नहीं है, तो भी प्रॉब्लम पड़ने वाला है, राइट? These all are essential. Yes. Yes, sir. अगर इसमें कोई ऊपर नीचे होगा तो डिफरेंट आएगा। तो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है सरस्वती स्कूलिंग सिस्टम, वो बेसिकली जितने भी 6 पैरामीटर है वो सब पे काम कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस सर, जैसे कि आपने बोला कि यू रिप्लेस द एग्ज़ाम सिस्टम विथ प्रैक्टिकल असेसमेंट। तो अभी बच्चों को तो पता है कि प्रैक्टिकल असेसमेंट क्या होता है, लेकिन अब पेरेंट्स को नहीं पता होता है। सो पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है प्रैक्टिकल असेसमेंट को लेके? सी जब हमने ये स्टार्ट किया था ना, तो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज पेरेंट्स को ये सब क्लियर नहीं था। सो इन द बिगनिंग इट वाज डिफिकल्ट, बट एज द टाइम गो, अभी धीरे धीरे टाइम जा रहा है, उसी हिसाब से पेरेंट्स को भी अभी समझ में आ रहा है। पहले उसका अपोज में थे, अब इसकी फेवर में है, अब ये चेंज हो रहा है। दूसरा, पहले एग्ज़ाम जो होती थी, जब ट्रेडिशनल मेथड से जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें बच्चे की एग्ज़ाम होती है, बट मेरे को तो ये लग रहा था तभी कि उसमें पेरेंट की भी एग्ज़ाम होती है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अभी जो हमारी प्रैक्टिकल असेसमेंट है उसमें पेरेंट्स को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दे आर क्वाइट टेंशन फ्री। हमारे बच्चे तो टेंशन फ्री है, बट पेरेंट भी टेंशन फ्री है। अब वो सोचते नहीं बच्चे की एग्ज़ाम है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल असेसमेंट लेते हैं उसमें टोटली प्रैक्टिकल होता है। उसमें प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं बच्चे, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, कुछ टास्क दिया तो वो करते हैं, तो वो पूरा टेंशन फ्री हो गया है। और धीरे 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 करके अभी पेरेंट्स को समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैंने बात की कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये मार्केट में जब कंपनी में जाएंगे तो यही काम आने वाला है। अगर आपने क्वेश्चन कोई भी लिखा और वो उसको रट्टा मार के याद कर लिया डेफिनेशन, तो वो तो काम आने वाला नहीं है। अब ये पेरेंट्स को पूरा क्लियर हो गया है। और उसके लिए हमने क्या किया था कि जब भी प्रैक्टिकल असेसमेंट रिलेटेड ये जो थियरी है जब हम स्कूल में इंप्लीमेंट करते थे, तब हम एक ओरिएंटेशन मीटिंग बुलाया था। और ओरिएंटेशन मीटिंग में हमने क्या किया था कि देयर आर 2 साइड, उसमें हमने 5 पेरेंट्स को राइट हैंड साइड बुलाया था, 5 पेरेंट्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड बुलाया था। और फिर हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड 5 पेरेंट्स को एक एग्जाम दिया, बोला कि आपको एक एग्जाम देनी है। से फॉर एग्जाम्पल ये दिवाली के बारे में आपको एक बोल सकते हैं कि 10 मिनट्स का पूरा पैराग्राफ लिखना है। और उसके लिए उसको एक कागज़ दिया था जिसमें दिवाली का ऑलरेडी जो ऐसे जो भी बोलते हैं वो था। दैट इज़ 1 पॉइंट। यहाँ हमने क्या किया, ये 5 पेरेंट्स को बोला कि आपको रिसर्च करना है तो कीजिए, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप कोई भी बुक रीड कर सकते हैं, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लाए दिवाली के बारे में लिखिए, मीन्स इकट्ठा कीजिए, और लास्ट में आपको प्रेजेंट करना है। अब ये 2 चीज़ मैंने पेरेंट्स के सामने ओरिएंटेशन मीटिंग में की। अब यहाँ क्या हुआ, तो लिटरली, और मैंने दूसरा जितने भी बाकी पेरेंट्स थे, ऑलमोस्ट 100 पेरेंट्स थे, उसको बोला आप ऑब्जर्व करो दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। फिर मैंने किया कि यहाँ एग्जाम दी और यहाँ, तो वंस दोनों की प्रोसेस ओवर हो गई, कंप्लीट हो गई। बाद में मैंने पेरेंट्स को क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगा, इसमें क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स का आंसर क्या आया पता, कि यहाँ जितने भी पेरेंट एग्जाम दे रहे थे बच्चों की जैसे, वो टेंशन में थे, लिटरली दे स्वेटिंग, राइट। उसको फटाफट लिखना था, याद करना था, एंड दे वर लिटरली वो फ्रस्ट्रेशन वाली पूरी मोमेंट थी। यहाँ राइट हैंड साइड पे जहाँ एग्जाम थी, यहाँ प्रैक्टिकल असेसमेंट चल रहा था। और एग्जैक्टली प्रैक्टिकल असेसमेंट सब बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, एक दूसरे की बात सुन रहे थे, मोबाइल में से रिसर्च कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक दूसरे को कोलैबोरेशन हो रहा था, एनालिसिस हो रहा था, एंड फाइनली दे प्रेजेंटेड। एंड देन पेरेंट टोल्ड कि सर ये सिस्टम नहीं चाहिए हमको, ये सिस्टम चाहिए। एंड फ्रॉम दैट आई लिटरली मेक देम अंडरस्टैंड कि इस सिस्टम से फायदा होता है। एंड सी हम जब भी कोई काम करते हैं ना, पेरेंट्स के साथ में रह के काम करते हैं। वी डोंट वांट टू फोर्सफुली दिस वी वांट टू डू। हमको क्या करना है, उसको समझाना है, क्योंकि पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जब किसी को भी समझ में आ जाता है कि डिफरेंस क्या है, तो कोई क्यों अपोज करेगा। इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, और नॉलेज एकदम आ गया है। मैं 2 चीज़ होती है, मैंने पहले भी बोला, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, जस्ट इन्फॉर्मेशन आया। नॉलेज मीन्स क्या, एक्सपीरियंस। तो हमने क्या करवाया,
ओरिएंटेशन मीटिंग में ये लिटरली डेमो करवाया, तो उसका एक्सपीरियंस बन गया। और जब भी कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस बन जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और जब भी कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आती है तो अपोज नहीं होता है, वो फेवर में आते हैं। तो राइट नाउ आई प्राउडली से दैट माई ऑल द पेरेंट्स आर लिटरली प्राउड ऑन स्कूल कि अपने आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड वी गॉट सो मेनी गुड फीडबैक। आई विल शो इट टू यू एट लेटर स्टेज। थैंक यू। सर आपने बोला कि मार्क्स सिस्टम ही नहीं है, आप मार्क्स देते ही नहीं है बच्चों को। सो बच्चे को फिर आप जज कैसे करेंगे कि उसको कितनी चीज़ आती है, कितनी चीज़ नहीं आती है? मतलब रिजल्ट कैसे बनता है और कैसा बनता है? मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। आई वॉज जस्ट एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। हमारा पैटर्न है प्रैक्टिकल असेसमेंट। एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, प्रैक्टिकल असेसमेंट में व्हाट वी डू कि जो भी चैप्टर होता है, जो भी कंटेंट होता है, वो कंटेंट का हम लर्निंग आउटकम्स निकालते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेप, लर्निंग आउटकम्स निकालना। लर्निंग आउटकम्स मीन्स व्हाट, बच्चे को इस टॉपिक में क्या आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम। वो निकाल दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो लर्निंग आउटकम उसको आता है या नहीं आता है, उसको मेज़र करना है। तो हम मेज़र कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने डिज़ाइन करते हैं एक्टिविटी। उसको एक्टिविटी हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव है तो उसको हम कैसे करेंगे? तो हम क्या बोलेंगे, एक पैराग्राफ देंगे पूरा, उसमें से बोलेंगे बच्चे को कि इसमें से जितने भी जगह एडजेक्टिव है उसमें अंडरलाइन कर दो, तो वो आइडेंटिफाई हो गया। तो हम हर एक बच्चे को क्या करेंगे, उसको एक पेज दीजिए जिसमें आर्टिकल होगा या न्यूज़पेपर का कोई पीस होगा, जिसमें से बोलेंगे इसमें से आइडेंटिफाई करो एडजेक्टिव। तो ये हो गया। तो हम जब भी हम प्रैक्टिकल असेसमेंट में एक्टिविटी करवाते हैं तो उसको हम समझ में आता है कि ये बच्चा एडजेक्टिव है आइडेंटिफाई कर पाया या नहीं कर पाया। तो उससे हमारा क्या बनेगा? तो हमारा सेंटेंस ऐसे होगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू, और यू कैन से स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो आंसर में आएगा यस, पार्शली यस, नो। तो इसमें अगर उसने कर पाया है तो उसमें टिक मार्क हुआ यस में। That's over, and that's why we'll prepare the whole record sheet, and that is called report reading. हम उसको report reading बोलते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो माइंड में है, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई हमारी ट्रेडिशनल मेथड से एग्जाम होती है, जैसे कि 100 मार्क्स की कोई एग्जाम हुई, राइट। अगर 100 मार्क्स की एग्जाम हुई, उसमें से बच्चों को सपोज साइंस सब्जेक्ट में 45 मार्क्स आए, तो उसका मीनिंग आप क्या निकालोगे एज ए पेरेंट? चलो मैं दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क टू यू, आप उसका मीनिंग क्या निकालोगे? कि उसको इतना अच्छे से नहीं आता है। ओके, क्या नहीं आता? वो नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते आप? बिकॉज इज ओवरऑल, मतलब हाँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कितने नहीं आए वो नहीं लिखा हुआ है उसके हाँ, अंदर। यहाँ प्रैक्टिकल असेसमेंट आपको हेल्प करेगा। जो हमारी पैटर्न है, किस लिए आपको मैं समझाता हूँ। क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, जितना कंटेंट है उसमें से हर एक टॉपिक का लर्निंग आउटकम निकाल रहे हैं, एक टॉपिक का नहीं। क्योंकि एग्जाम में तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। कंटेंट तो बहुत बड़ा होता है, उसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें से क्वेश्चन के बेस पे हम मार्क्स देते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे का पूरा कंटेंट होता है, वो पूरे का पूरा कंटेंट में से पूरे का पूरा लर्निंग आउटकम सबका निकालते हैं। सबका लर्निंग आउटकम निकालने के बाद सबकी एक्टिविटी होती है और इंडिविजुअल हम चेक करते हैं कि कौन से टॉपिक में बच्चों को ये कंसेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं है। यस, और यहाँ से ये डिफरेंस आता है और यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलती है। अगर हमारा आप रिपोर्ट रीडिंग, जिसको हम रिजल्ट नहीं बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं रिपोर्ट रीडिंग। अगर हमारा रिपोर्ट रीडिंग आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें ये टॉपिक का क्लैरिटी इसको है या नहीं है। तो यहाँ हमको डेप्थ में काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे काम करना पड़ा, हर एक टॉपिक के काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसमें एग्जाम में तो क्या करते हैं हम, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो 100 मार्क्स में क्वेश्चन कितने आएंगे? अगर कंटेंट को देखा जाए तो 400 मार्क्स का भी हो सकता है, राइट। बट वहां हम पूरे का पूरा सिलेबस नहीं जज कर पाते हैं। यहां हम पूरे का पूरा सिलेबस क्लैरिटी के साथ प्रिसाइज मैनर में हर एक टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग उसकी हुई है या नहीं हुई, विथ एक्टिविटी के साथ मेजर करके हम दे रहे हैं। हियर वी आर डिफरेंट। यस सर, सो योर मैसेज टू द व्यूअर्स कि जो पेरेंट्स भी है और बच्चे भी है कि जो स्किल पे फोकस ना करके इस मार्क्स के ट्रैप में फंस जाते हैं, सो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? जो टैगलाइन है ना, मार्क्स को छोड़ो और सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उसका एक रीज़न है कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखो तो बच्चों के फ़ोटो छुपे हुए हैं, वो भी वो बच्चे जो हाईएस्ट आए हैं। जो बच्चे
अगर देखो आप एक एनालिसिस कीजिए कि कोई भी एक स्कूल है, उसमें 200 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, राइट, उसमें से कितने बच्चे को फोटो आएगा? जो फर्स्ट लेके आए फर्स्ट लेके आए तो 10 बच्चे स्टार्टिंग में, बाकी के 90 बच्चे का क्या होगा? कभी हमने सोचा है? सी माई पॉइंट इज दैट 90 वाला आया या फेल हुआ या 50% आया, दोनों को स्टेज पे बुलाना चाहिए, दोनों को इक्वली उसको जज नहीं करना चाहिए, लेट देम डू। 50% आया है, वो भी 45 आते थे पहले, अब 50 आया है, तो उसने भी कुछ काम तो किया हुआ है। एग्जैक्टली। बट हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि 99 आते तो ही बच्चा अच्छा है, तो ये हम टैग लगा देते, और टैग लगाते तो देन इट्स फिनिश, और कुछ हमको दिखेगा नहीं, वो जो चश्मा है उसको निकालना पड़ेगा, हमको और कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरा मैसेज ये है कि जो मार्क्स की ही बात हम करते रहते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ आते हैं, आजू बाजू वाले बोले कितने मार्क्स आए, तो जो बात हो रही है वो 100 टाइम्स पूरे सोसाइटी में या पूरे दुनिया में वही बात हो रही है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है उस मेमोरी, तो हमारे माइंड में क्या चला गया है? मार्क्स की ही बात करना है, राइट? कोई स्किल की बात नहीं करे। अगर कोई स्किल की बात करेगा तो भी माइंड में नहीं जाएगा। क्यों? तो क्या आपको एक ब्रेन में 100 टाइम्स आपने एक ही चीज सुनी है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, तो वो मेमोरी का पार्ट बन गया है। अब जब भी कोई स्किल्स की बात करता है तो वो क्या हुआ, वो एक बार हमने सुना तो वो मेमोरी का पार्ट नहीं बन रहा है, वो 2 बार सुना, ये 100 बार सुना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो होगा क्या कि जब भी अपने व्यूअर भी जब सुनेंगे मेरी बात में बोल रहा हूं, तो उसके माइंड में उसको समझ में आ जाएगा ना, मार्क्स इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, मार्क्स के सिवा स्किल भी इंपॉर्टेंट है, वो समझ में भी आ जाएगा। पर फिर वापस क्या होगा, उसके मेमोरी में वो क्या चीज चल रही है? मार्क्स। ओके, वन मोर थिंग, हमारी अभी की कुछ सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा सिस्टम है, वो एक्चुअली मार्क्स ओरिएंटेड है। और दूसरा, मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम में से अगर आपको स्किल ओरिएंटेड सिस्टम बनाना है तो इट्स अ वेरी लेंथी मींस टीडियस प्रोसेस, वेरी टफ प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, टीडियस प्रोसेस और टफ प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं, तो कि हम जो प्रैक्टिकल असेसमेंट करते हैं उसमें एक एक बच्चों को बुला के हम उसका वर्क कर रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। पेपर लेना ईजी है, एक एक बच्चों को बुला के उसको परफॉर्म करना वेरी टफ है। हम ग्रुप में टास्क देते हैं, वो 2 दिन चलता है। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये जो चीज़ है उसको अगर करना है हमको, तो उसके लिए हमको पहले अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द व्यूअर्स, कि मार्क्स को छोड़ो और सीखो, उस पर फोकस कीजिए, स्किल्स पे फोकस कीजिए, मेरा पॉइंट ये है। और इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और सोसाइटी में 110% चेंज आएगा, आज नहीं तो कल। शायद ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, माइंड में आज नहीं तो कल 10 साल बाद ये पॉइंट तो आने ही वाला है कि भाई स्किल्स पे काम कीजिए, मार्क्स पे नहीं। अभी तक मैंने जितना आपकी टैगलाइन को समझा है सर, कि इट इज़ अ रेवोल्यूशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, इट विल बी द रेवोल्यूशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। सो व्हाट इज़ योर एंड गोल सर? या माई एंड गोल इज़ दैट कि जो भी बच्चे हैं वो उसको जो एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड करें वो ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जिसमें स्कूल में जाने का मन हो, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। वो टेंशन के बिना जा सके, प्रेशर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, कितनी एग्ज़ाम होती है आप देखो, बच्चे एग्ज़ाम ही देते रहते हैं। नहीं, सी वी नीड टू गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चों को जो करना है, डांस करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, जो भी उसको एक्टिविटी करना है उसमें जाए, उसमें स्किल सीखे, एक्टिविटी करें। हम कोई टास्क दे उसको परफॉर्म करें। तो एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि कोलोब्रेशन, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, ये जितनी भी स्किल है जब आपको प्लेटफॉर्म दोगे तो ये होगा। अगर आप कागज़ पे लिखाओगे कॉन्स्टेंटली आंसर कि इसका क्वेश्चन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वन मोर थिंग, आप कोई भी कंपनी में जाओ, आपको ये बोलेंगे नाउन की डेफिनेशन बोलो, आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन बोलो। आपको ये होगा कि अगर आप ऑथर हो सपोज, तो आपको वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करके बुक लिखना आना चाहिए। दैट इज एप्लीकेशन, नॉट द डेफिनेशन। डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए काम आती है, बट वो रट्टा मार के आप रिजल्ट लेके आओ तो उसका मीनिंग कुछ नहीं है। मेरा पॉइंट ये है। सच में ये बात समझने वाली है कि सिर्फ मार्क्स पे ही फोकस नहीं होना चाहिए, स्किल पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी स्किल का ही ज़माना है। और अगर आप देखें तो बच्चे में ना स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत छोटी एज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अभी। सो सच में हमें बच्चों को इसी सिस्टम से पढ़ाना चाहिए, और ताकि बच्चे फ्यूचर में स्ट्रेस ना ले ज़्यादा और स्किलफुल भी बने। सो यस सर, आपसे बात करके हमें एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला, डिफरेंट चीज़ें जानने को मिली, तो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आई नीड टू से थैंक यू बिकॉज आई गॉट अ चांस कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बोलूँ कि जो अभी राइट नाउ नहीं है,
और इसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. सो आई थिंक आई एम एट द राइट टाइम कि आई एम टॉकिंग टू यू एंड डेफिनेटली इट पास टू एवरीबडी. यस सर. सो आज हमने बात की सरस्वती स्कूलिंग सिस्टम के ट्रस्टी मिस्टर मेहुल बापोदरा के साथ और हमने उनके टैगलाइन मार्क्स को छोड़ो और सीखो समझा, जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ मार्क्स पे ही फोकस ना करके हमें स्किल पे भी फोकस करना चाहिए. सो अगर बच्चों के करियर में स्किल ही काम आने वाली है तो हम बच्चों को इस मार्क्स की रेस में क्यों दौड़ा रहे हैं. तो हम आगे से ऐसा ट्राई करेंगे कि बच्चों के सिर्फ मार्क्स पे ध्यान ना दे के हम उसकी स्किल पे भी ध्यान दें. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.